अक्कड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। अक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और पिछले काफी दिनों से तनातनी जो चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, उससे भी आपको रूबरू करा रहे हैं विशेष रूप से। और आज बात करेंगे शी जिनपिंग की बेटी को लेकर, जिसको अमेरिका में ढूंढा जा रहा है, क्यों उसकी तलाश चल रही है। और इसके अलावा और भी कई सारे खास पहलू होंगे, क्योंकि जब अमेरिका और ईरान करीब आते हुए दिख रहे हैं तो एक बड़ी साजिश की गई है। कौन है साजिशकर्ता, उसका भी करेंगे खुलासा। और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आज सुबह जब मैं इजराइल पैलेस्टाइन क्लेश वाला बुलेटिन कर रहा था तो मैंने उसमें इस खबर का, जो मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं, जिक्र करते हुए कहा था कि सर जब वैश्विक हलचल में हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। खबर है दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सेना के एक बड़े अफसर को लेकर, कमांडिंग ऑफिसर को लेकर कहा है कि भैया तुम्हारा धर्म था, तुम्हें मानना चाहिए था अपने बड़े अफसर की बात को। अगर तुमने नहीं सुना और उसके चलते तुम्हें बर्खास्त कर दिया गया तो कोई जुल्म नहीं किया गया है तुम्हारे ऊपर। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, केस ऐसा है, मैंने आर्मी के साथ ये बहुत काम किया है, हेलीकॉप्टर पायलट होने के नाते और रेडार एयर डिफेंस होने के नाते उनके साथ बल्कि मेरी पोस्टिंग भी हुई है। और उनका जो रेजिमेंटल कल्चर है वह बड़ा ही धर्म के आधार पर होने, क्षेत्र के आधार, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर होने पे, या जैसे राजपुताना है, बिहार रेजिमेंट है, पंजाब है, सिख लाई है, वगैरह वगैरह है। तो ये जो रेजिमेंट है उनका अपना एक पूजा स्थल भी होता है, एक सर्वधर्म स्थल भी होता है जहां की सब धर्म के लोग जाते हैं और सप्ताह में एक बार, या डिपेंड करता है वो रेजिमेंट यूनिट या जो भी है, कमांडिंग ऑफिसर आते हैं उसमें। छोटे मोटे रूप में एयरफोर्स में भी होता है। तो वहां पे किसी खास धर्म से लेना देना नहीं। एक तो चीज ये हुआ। नंबर टू, ये कमांडिंग ऑफिसर जो हैं यह क्रिश्चियन है कहते हैं, तो कहते हैं कि मैं उस दूसरों के धर्म में क्यों जाऊंगा। ये जो है थोड़ा सा खटकता है इनके सीनियर ने, हायर कमांड ने, यानी जो यूनिट से ऊपर रेजिमेंट है या ब्रिगेड है, डिवीजन तक में भी गया है, इनको वार्निंग दी गई, ये नहीं माने। तो इस पे इन्हें खारिज करने की पेशकश की गई और अंततः इन्हें आर्मी से बाहर निकाल दिया गया। ये गए हाईकोर्ट में, लंबे सुनवाई के बाद से 4-5 साल तो लग ही जाते हैं। हाईकोर्ट ने इस बात को माना है कि आर्मी का जो कल्चर है, यूनिटी जो है, वह उसके काम करने के तरीके से है, वह उसके यूनिफॉर्म से है, और सब रिलीजन वगैरह करने के बावजूद बहुत सिक्युलर है। यहां पे मेरा एक जरूर सवाल होगा कि अब वह सिक्युलर चीज नहीं रह गया है पिछले 8-10 वर्षों से जो पहले था। बाहर में तो नजर आ रहा है, अंदर में अंदर वाले बताएंगे। तो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कुछ तरीके से ठीक है। हालांकि पनिशमेंट ये कि उन्हें निकाल दिया जाए, कोई भी उन्हें पेंशन ना मिले, मुझे लगता है कि ज्यादा सख्ती की गई है। इनको समझाना था या इनको दरकिनार करना था। और इस तरह के जो, मतलब एक तरह से विघटन होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अलग है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आपको स्वतंत्रता आप अपने धर्म की करें, लेकिन जब जवानों के साथ जाते हैं तो खास धर्म की बात हम नहीं करते, जो अभी एक्चुअली वास्तव में आर्म्ड फोर्सेस में शुरू हो चुका है। तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। इसको एक्चुअली आर्मी के, एयरफोर्स, नेवी के जो चीफ हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल रैंक के हैं, उन्हें सोचना होगा कि क्या हम, इसकी चर्चा मैं कल भी कर चुका हूं, कि क्या हमें एक प्रोफेशनल मिलिट्री चाहिए या एक रिलीजियस या कास्ट के आधार पर चाहिए। तो ये बड़ा कठिन सवाल है। लेकिन जो हमारे जवान थे इनसे अभी तक मुक्त थे, क्या उनको मुक्त रखना चाहिए या हम किसी और दिशा में जा रहे हैं? जी, दो सवाल हैं मेरे सर। पहला ये कि सीधे बर्खास्त कर देना, हालांकि हाईकोर्ट ने मान लिया कि ठीक किया बर्खास्त करके। दूसरा ये अगर ये कह रहे हैं कि भाई मैं ईसाई हूं, मैं नहीं जाता तुम्हारे धार्मिक प्रोग्राम में, तो ये कौन सा गलत कर रहे हैं? क्या वो प्रोग्राम भी सेना का प्रोग्राम है? क्या वो प्रोग्राम भी ऐसा है कि भाई अपने अफसर की बात नहीं मान रहे हो? ऐसे तो कल को कोई और अफसर बनेगा, वो अपने धर्म की बात को चलाएगा आगे। देखिए, व्यक्तिगत रूप से धर्म मानना ना मानना, मैं नास्तिक था,
लेकिन जब यह यूनिट की जब काम होती थी एज ए कमांडिंग ऑफिसर, स्टेशन कमांडर जहां भी मैं था, और जो भी लोग करते थे तो मैं चले जाता था, प्रसाद ले लेता था। किसी भी धर्म के उसके जो काम होते थे उसमें मैं शामिल नहीं होता था। ना ही मैं प्रवचन देता था कि गॉड जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वह बेमानी है, फौज के अंदर का है। तो फौज का अपना जो रेजिमेंटेशन है, इस चीज को समझना होगा। और यही कारण है कि जब बाहर के राजनीतिज्ञ आते हैं, बाहर के जो नेशनल सिक्योरिटी के लोग आते हैं, पारामिलिट्री के जो आते हैं और वो जो अपना सिखाना शुरू करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। आर्मी के यूनिट जो मूव करती है तो उसके साथ उसका एक पूरा अफसर नहीं, जो एक सार्जेंट रैंक का या हवलदार से ऊपर रैंक का, जेसीओ रैंक का जो एजुकेशन अफसर होता है या धार्मिक होता है, जो कि वास्तव में यूनिफॉर्म पहनता है, उसका हिस्सा होता है, और वह हर धर्म का जो स्थल उसमें जाता है। तो ये कमांडिंग ऑफिसर मान लेता हूं कि दूसरे धर्मों में ना जा रहे हैं, लेकिन जब सर्वधर्म स्थल है जहां जाने की बात है, वहां इन्हें जरूर जाना चाहिए था। हालांकि इसके बारे में डिटेल नहीं है कि क्या वहां भी जाने से इन्होंने इंकार किया। लगता है कि वहां भी जाने से इन्होंने इंकार किया, और वहीं से जो गड़बड़ी शुरू हुई, वहां से यह चीज हुआ। हालांकि एक कोर्ट मार्शल होना चाहिए था निकालने से पहले, लगता है वैसा नहीं किया गया, ऐसे ही खारिज किया गया है। वह प्रक्रिया सही नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। अंदरूनी बात पूरा का पूरा सामने हाई कोर्ट के जजमेंट को पढ़ने से नहीं पता चल पा रहा है जी। 2021 का ये प्रकरण है, अब जाके 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट से फैसला आया है। क्या लगता है आपको, मान जाएंगे अभी या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कब तक जाकर ये मामला क्लियर हो पाएगा? सुप्रीम कोर्ट तो पक्का जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। चूंकि हाई कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे मतलब जजों पे निर्भर करता है वो क्या करते नहीं करते हैं। बहुत सारे ऑफिसर कोर्ट्स में जाते रहे, मैं भी यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में गया था जब मैं बीएसएफ में डेपुटेशन पे था और इक्विवेलेंट रैंक को लेकर था। तो बीएसएफ के अफसरों का कहना था कि होम मिनिस्ट्री का आदेश है, जबकि मेरा कहना था कि यह यदि बदलते हो तुम रैंक स्ट्रक्चर, यदि एक विंग कमांडर डीआईजी के बराबर नहीं है, कहते हो कि कमांडेंट के बराबर ही है, तो यह होम मिनिस्ट्री कोई नहीं होता आदेश देने वाला, बल्कि यह या तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकालेगी, उसके अंदर होगा। हालांकि हाई कोर्ट में जाने के बाद सुना भी नहीं जज ने, कहता है फालतू की चीजें, आप अपना वापस एयरफोर्स में जाइए। पहले से ये चीजें बता दी गई थी, खारिज कर दिया गया था, और मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई लगा कि ये फालतू की चीज, चलो वापस चलते एयरफोर्स, हो गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, डिपेंड करता है आजकल, जहां तक आजकल क्या, मेरे समय से जो मैंने उदाहरण दिया, आज से 20-25 वर्ष पुरानी बात है, 2008-9, उसके पहले 2006 की बात है। तो कोई मायने नहीं है, मतलब कौन क्या वर्डिक्ट देगा, कौन क्या कहेगा, कौन क्या वर्डिक्ट देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए खुद सीजेआई बीआर गवई ये कह दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे शक्तिशाली हैं, मेहनती हैं, लेकिन उनको लेकर खुलासा मैं करूंगा बड़ा 24 नवंबर के बाद, तो भैया मोहर तो लगी जाती है। फिर बुलडोजर की बात मत करो, फिर जो फर्जी एनकाउंटर वहां पे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, मिटाया जा रहा है, उसका कोई जिक्र ही मत करो। तो इस खबर को छोड़ के अब चलते हैं आगे नीदरलैंड की तरफ, जिसे पूरी दुनिया में लोकतंत्र के हिसाब से भी सबसे अच्छा देश माना जाता है। वहां के मंत्री बेल्जियम के एक पॉडकास्ट को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि भैया तुम हमारी हवा चुरा रहे हो। या ये निश्चित रूप से थोड़ा अजूबा है। हालांकि यह भी कहते हैं कि बेईमानी करके नहीं, गलती से चुरा रहे हैं, और 3% हवा चुरा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो विंड मिल होता है, विंड एनर्जी बनाते हैं ना, वो बड़े बड़े वो जो पंचक्की टाइप नाचते हैं हवा आने से, तो वो हवा जो है सो वास्तव में नीदरलैंड की तरफ जाता है। लेकिन बेल्जियम में इन्होंने अपने अंदर ऐसे लगा रखे हैं कि हवा जो नीदरलैंड की तरफ जाता है उसका एक हिस्सा ये आपस में खींच रहे हैं, उसे अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो अभी ग्रीन अर्थ बनाने की चीज हो रही है। और इसमें कह रहे हैं कि तुम लोगों को समझना चाहिए, हमसे मिलजुल के बातचीत करके करना चाहिए, और ये गलती से ही चोरी है, लेकिन इसको चोरी बंद करो, क्योंकि आगे आने वाले समयों में जब तुम पूरे बॉर्डर पे लगा दोगे विंड एनर्जी का जो मशीन है, तो बहुत ज्यादा हवा हमारी चुरा लोगे, जो कि गलत बात होगा, दोनों देशों के बीच तनाव का होगा। तो पानी के लिए तो लड़ाई हो ही रहा है, चाहे वो तनातनी चीन भारत के बीच में हो, भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हो, दूसरे देशों के बात हो, अब हवा के लिए भी आगे होगा। अभी तक रोशनी के लिए नहीं लड़ाई चली, लाइट जो आ रहा है
उसके लिए नहीं आ रही है। यदि सैटेलाइट से जो चीन का एम है आगे आने वाले 20-25 वर्षों में, कि वह एनर्जी को डायरेक्ट करेगा खास क्षेत्रों में, यानी हमारी एनर्जी चुराएगा जो सन से आएगा, तो वहां भी लड़ाइयां होंगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ के जो आजकल सत्ता में बैठे लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि हमारे फला देवता हवा के देवता हैं, फला देवता सूर्य के देवता हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब चंद्रयान पहुंचा तो कहा गया कि उसको राजधानी बना दो, वहां पर भारत का झंडा गाड़ दो और उसको हिंदू राष्ट्र बना दो। खैर अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है पेरिस से। बड़े पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं वहां पे। फुटबॉल के मैच का नतीजा क्या आया, जिस तरीके का उत्पात उन्होंने मचाया, लगता नहीं है कि बिहार यूपी वाले भी ऐसा करते होंगे। अब देखिए, ये जो शासक वर्ग है, मैं पूंजीवाद ये सब नहीं करना चाहता हूं, शासक वर्ग है, और वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से, जिस रूप में सत्ता में शामिल हो, शासक वर्ग जो है सो कुछ चीजों का उपयोग जबरदस्त करता है। स्पोर्ट्स की भावना से खेलो कहने के लिए होता है। रिलीजन, कास्ट, कलर, देशवाद देशवाद और एक खेल में बहुत बड़ा संबंध है। यदि देश के लिए पेरिस की टीम जो है सो बाहर की एक टीम से जीत जाती है, और यह पहली बार है कि पेरिस की टीम जीती है वहां पे, और यहां तक कि वहां के जो प्रेसिडेंट है वह भी कहते हैं कि हम इसका जश्न मनाएंगे, और रात में जश्न मन रहा है। एक उसमें कार वाला भी खुशी में चला रहा है, ठोक दिया 3 बंदों को। हालांकि वह उस तरह की कार वाला नहीं जो कि पहले थे, वो जाके बेचारा पुलिस के पास जाता है, गलती से हुई है उसको, मतलब मारपीट वगैरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की चीजें हुई है। 50,000 की भीड़ में अंततः जब कंट्रोल से बाहर हो गए रात में, तो वाटर कैनन भी चला है, पानी से मारे गए हैं, और 300 लोग गिरफ्तार हो गए। तो ये क्या मतलब, इस तरह का शॉविनिज्म, दिमाग को पागल करने वाली चीज, और राष्ट्रपति भी उसमें मतलब कह रहे हैं कि हमें जश्न मनाना चाहिए। भाई मनाओ यार जितने हैं, और 300 लोग बस से फायरवर्क्स मिले, हो सकता है नॉर्मल पटाखा पुटोका हो, लेकिन उससे आगे लगती हैं। ऐसा नहीं है कि जहां मर्जी तुम वहां पटाखा उड़ाते रहो, ये सब चीजें होते रहो। तो जहां, मैं इसकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो टीम है, जिस तरह की चीजें हैं, जिस तरह की हवा फैलाई जा रही हैं, यह गलत चीज है। तुम खुश हो, अच्छी बात हो, एक तरीके से करो, और दूसरे को तुम नीचा दिखा रहे हो कि उसको हमने हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यह सब बिल्कुल गलत बात है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब सब कुछ ये धंधे के लिए किया जाए तो लोगों के दिमाग में भूसा भरना जरूरी होता है। जैसे हमारे यहाँ देखिए, पहले एक ग्रुप बनाया गया, फिर उसके अंदर नफरत भरी गई, और आज सत्ता को हर जगह हथियाया जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अभी तक तो हमें लग रहा था कि अमेरिका ने बांग्लादेश में उलटफेर करा दिया है और डॉक्टर न्यूज को लाके बैठा दिया है, लेकिन पाकिस्तान का आतंकी हाफिज सईद कह रहा है भैया हमने शेख हसीना से 1971 का बदला लिया है। उनके साथ और भी 2-3 है। एक HUD जो है उनका, JUD, वो कुछ जमात उद दावा, ये लोग हैं। उसके 2-3 मिलकर इन्होंने मतलब एक जगह कहा इंटरव्यू टाइप में कि हमने जो अभी हंगामा हुआ है 1971 का बदला लिया है। उस समय हम 3-4 वर्ष के होते थे, भारत ने हमें मतलब तोड़ दिया, 2 हिस्सों में कर दिया, वगैरह वगैरह, यह सब पूरे कर रहे हैं, और इसलिए हमने वहां पूरी समर्थन दी। संभव है इनके भी लोग बांग्लादेश में उसमें शामिल हुए, लेकिन अमेरिका का प्रमुख हाथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिसके कारण वहां के जो बैठे हुए, जिनको भगाया गया था, ग्रामीण के महान तथा कथित रूप से जो इकोनॉमिस्ट थे, और अभी आके प्रधान सेवक या जो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, वो सब मिला के उनका किया करा है। इनका भी हाथ रहा है। वैसे लोगों का हाथ है जो भारत के खिलाफ है, वो बांग्लादेश के अंदर हो, वहां के जमात वाले हों, विपक्षी वाले हों, जैसे भी रहे हों, इस सब का मिला जुला हाथ है, जिसमें शेख हसीना नहीं समझ पाई, और लोग इनसे असंतुष्ट थे, क्योंकि यह भी इन सब को लोगों को नौकरी देने में असमर्थ थी, और छोटा सा रिजर्वेशन का मुद्दा को लेकर पूरा आग भड़का है, और पूरे बांग्लादेश में ये चीजें हो गई। तकरीबन 1 वर्ष हो गए इस बात को। जी चलिए, वैसे मैं तारीफ करूंगा बांग्लादेश की जनता हो चाहे श्रीलंका की जनता हो, अपने यहाँ अपने अधिकारों को लेकर लोकतंत्र में जो आवाज उठानी होती है, जिसे लोग हिंसा कहते हैं, उसके लिए खैर वो तैयार रहती है। मैं यहाँ हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ तो लोगों ने बोलना तक बंद कर दिया। सोचिएगा अगली पीढ़ियां क्या गूंगी पैदा होंगी। अब रुक करते हैं रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई खबरों का। ट्रेन का पुल टूट गया है सर, कई लोग मर गए हैं। क्या यह भी आतंकी वारदात है, या लड़ाई के दौरान ऐसा हो गया और इसको आतंकी नहीं कहा जा सकता? नहीं नहीं, आतंकी वारदात ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉम्बिंग वगैरह नहीं हुआ कि गलती से आके हो गया।
यह ब्रियांस्क नामक प्रोविंस ओब्लास्ट जो उसको कहते हैं उसमें है। और अभी कुछ देर पहले भी मैंने देखा थे, हमारा इंटरव्यू शुरू होने से पहले, कि कुर्स्क में भी इस तरह की घटना हुई है। हालांकि उसका कोई डिटेल नहीं है। यहाँ पे 7 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए हैं। और कहते हैं कि पुल को ब्लास्ट किया गया है और उसी समय किया गया है जबकि नीचे से यह ट्रेन गुजर रहा था। तो ट्रेन गुजरने के बाद से जो पुल गिरा, उसके बाद से सारा का सारा इसके ऊपर आया है। जो भी इसके ड्राइवर वगैरह लोग थे वो मारे गए हैं। अभी भी मलबा हटाने की कोशिश है, जो बचे हुए लोग उनको बचाने की कोशिश हो रही है। मुख्य रूप से यूक्रेन और उनके वो साथी जो नहीं चाहते हैं कि 2 जून यानी कल ही से जो होने वाला है शांति वार्ता, उसको आगे बढ़ाया जाए, रूस को भड़काया जाए, रूस के खिलाफ आरोप लगाया जाए कि वो खुद अपना नहीं संभाल रहा है। हम्म। और इस शांति वार्ता को जो इस्तांबुल में होने वाला है उसको तोड़ने की ये सब साजिशें हैं और कुछ नहीं है जी। मेरा सवाल कुछ और है। ये वो तमाम देश हैं यूरोप के और पश्चिम के जो रात दिन मानवाधिकार की बात करते हैं। अरे आम शहरी जा रहे हैं उस ट्रेन में, आम शहरियों को मार के तुम रूस से कौन सा बदला लेना चाहते हो? वही वही कष्ट है, वही चीजें हैं। ये जो है इनके पास कोई तर्क या लॉजिक सही मायने में नहीं है। ये जैसे भी हो उस देश को बर्बाद करना, उसको तोड़ना है, अंदर में आग लगाना है, बच्चों औरतों को मारो। यह आतंकवाद जो है किसी खास धर्म या संगठन का हिस्सा मात्र नहीं रह गया है, और यह राज्य प्रायोजित ही नहीं बल्कि राज्य द्वारा सीधे सीधे किया जा रहा है। जैसे इसमें खासकर यदि इंग्लैंड का हम MI5 या 6 उसका जो संगठन है उसको लें, मोसाद को लें, जो कि IS का एक हिस्सा है, जो ईरान में करवाता रहा है या रूस में भी जो हुआ है, ये लोग करवा रहे हैं। ठीक और है। उस देश की सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिश का एक सही में स्ट्रेटेजी माना जा रहा है और उसको अंजाम दिया जा रहा है जी। ये बहुत सही पहलू आप बता रहे हैं कि ठीक है, बाहर से तो जंग चली रही है, नेतनी पुतिन के खिलाफ अंदर से माहौल बनाने के लिए ये सब हमले करवाए जा रहे हैं। अब अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पर कितना भी कुछ कर लें, जिनमें दम होता है वो बोलना जानते हैं, अपनी बात को रखना जानते हैं। क्यूबा छोटा सा देश अमेरिका को क्यों हड़का रहा है सर? क्यूबा में जो अमेरिकी नए एम्बेसडर आए हैं वो जो है सो पूरा क्यूबा में घूम रहे हैं। वैसे जगहों में खासकर जा रहे हैं जो जहां के लोग क्यूबा के अभी के जो राष्ट्रपति हैं उनसे कहीं ना कहीं से भड़के हुए उसका विरोध कर रहे हैं। और वहां पे जाके लोगों से वैसे ही मिल रहे हैं जैसे न्यूलैंड जाके 2014 में यूक्रेन मिलती थी। और उस समय के राष्ट्रपति ओबामा की तरफ से $3 खरब इन्वेस्ट करवाती हैं और वहां गोली चलवाती है, हंगामा होता है और उस समय के राष्ट्रपति भाग के रूस आते हैं और ये सब जितने हैं वो सब शुरुआती हो जाते हैं। तो ये चीजें यहां भी करने की शुरू कर रहे हैं। कोई माइक हैगर हैं और ये चीजें क्यूबा के लोग मूर्ख नहीं है, वहां का भी जो इंटेलिजेंस मूर्ख नहीं समझता है और बुला के खुलेआम धमकी दी कि तुम जो कर रहे हो बहुत गलत चीज है, हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत केवल बढ़िया। निकालने ही वाला नहीं, लगता है कि चुपचाप कुछ और भी धमकी दी है। और क्यूबा जैसा छोटा देश भी जब उसके अस्तित्व पे खतरा आता है तो खुलेआम रूप से बोलता है, वहां पे डरता नहीं है। वैसे ही जैसे वेनेजुएला है या बोलीविया है या दूसरे कई और देश है, अफ्रीका के साहिल के जो 3 साहिल रीजन के जो 3 देश है और भी बहुत सारे हैं। और ये प्रशंसनीय है और देखते हैं वो साफ कहते हैं कि कोई भी तुम्हारी हस्तक्षेप करने वाली जो नीति है करते हो तो हम तुमसे संबंध नहीं रखेंगे, निकाल देंगे जी। अपने सम्मान के लिए जीना बहुत बड़ी बात होती है और सम्मान के साथ जीना ही असल जिंदगी होती है। फिर चाहे छोटा कितना भी हो, आप कितने भी आर्थिक तौर पे कमजोर से क्यों ना दिखते हो, लेकिन सम्मान बड़ा होना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शी जिनपिंग की बेटी की तलाश हो रही है अमेरिका में ताकि उसको पकड़कर वापिस चीन भेजा जा सके। ये क्या मामला है सर? और मैं ढूंढ रहा था और AI के मदद से वो कहते हैं कि 2015 तक वहां थी, पढ़ रही थी और पढ़ने के बाद वापस आई चली गई है। उस समय भी जब थी तो चुपचाप रहती थी और किसी को बताना नहीं था। 8-10 लोग ही जानते थे कि चीन के राष्ट्रपति की बेटी है, बाकी लोग किसी और नाम से अपना बताती तो चलता था। तो इसलिए उनका जो है शी हिंगजे करके नाम है इनका। और अभी जो है एक अमेरिकी जो है अपने वहां के राष्ट्रपति ट्रंप के बड़ी नजदीकी हैं, ये लॉरा लूमर, इनकी बात पहले भी हमने की थी और इन्होंने कहा
कि एक्सट्रीम राइटिस्ट तो हैं, उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग की बेटी यहाँ क्या कर रही है, वो तोड़फोड़ कर रही है, उनको वो यहाँ के सीक्रेट चीजें लेके जा रही है, उसको बाहर भेजो। वो है कि नहीं है बात अलग है, मान लेते हैं, हम मान के चलते हैं। और ये इन्होंने ट्विटर पे भेजा है वहां के विदेश मंत्री को, और नेचुरली वहां के सबको जाता है। तो ये चीन के अगेंस्ट में, चूंकि जो भी है ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, चीन को प्रमुख दुश्मन मानने लगा है अमेरिका ट्रंप के सरकार द्वारा। तो इसमें इस तरह के जानबूझ के एक हवा बनाई जा रही है कि चीनी सामान ना कर दो, उनका जो भी मतलब टिकटॉक हो उसका इस्तेमाल ना करो, उसके प्रभाव में ना पड़ो, चीन एक कम्युनिस्ट देश है, वो अमेरिका के लिए बहुत भारी खतरा वगैरह वगैरह। जी जी, इसमें वैसे कोई खास दम नहीं है जी। चलिए अब रुक कर लेते हैं गाजा से जुड़ी खबरों का। यहाँ जो पहला अपडेट है वो भी अमेरिका से आ रहा है। एमआईटी में भारतीय मूल की कोई महिला है, उन्हें नहीं बोलने दिया जा रहा है क्योंकि वो फिलिस्तीनी समर्थित बताई जाती हैं। हाँ, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी है, और ये भारतीय अमेरिकी मतलब महिला हैं, और इन्होंने अंडर ग्रेजुएट किया, और वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। मेगा वेमूरी नाम बताया ना आपने, हाँ। तो पहले भी ये फिलिस्तीन के समर्थक में हैं, और इनको ना देने के कारण जो बताया गया है कि तुमने इजराइल जो जनसंहार या नरसंहार कर रहा है, तुमने उसका विरोध किया। यहाँ की जो यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट है वो लिखती है कि तुमने नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाई, तुमने जो है पिछले साल में बाकी जो लोगों को अपना वोट करवाया, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो तुम्हारे पक्ष में गए ताकि हम लोग जो है फिलिस्तीन का साथ दें। तुमने इजराइल का विरोध किया यह कह के कि एमआईटी ही एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी है जो इस मामले में इजराइल के साथ मिलकर इजराइल को सपोर्ट करता है, और इसका तुम विरोध कर रही है, और यह जो हमारी यूनिवर्सिटी के हित में सही नहीं है, हमारे अमेरिका के हित में सही नहीं है, हमारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सही हित में नहीं है, और हमारे देश के राष्ट्रवाद का नाम लेकर कुछ भी आप जो भी बकवास करना कोई भी देश कीजिए, सही नहीं है। और इसलिए इन्हें नहीं आने दिया गया उस समारोह में। हालांकि इसका विरोध करती है, छात्रों ने विरोध किया है, और उम्मीद करता हूं कि जितना भी दबाया जाएगा सारे स्टूडेंट को, इनके साथ केवल छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि वर्कर्स यूनियन एंड फार्मर्स भी साथ आएंगे, और बहुत बढ़िया। देखेंगे कि किस तरह से एक धमाका होता है जी। दो सवाल मेरे यहां बनते हैं सर। पहला सवाल ये कि ये जो यहूदी विरोधी वाली जो बात है, यहूदियों का इतना जबरदस्त होल्ड है अमेरिका पे कि जो वो चाहता है वो वहां की सरकार से करवा रहा है, चाहे हार्वर्ड का मामला हो, चाहे एमआईटी का मामला हो, या और यूनिवर्सिटीज का मामला हो। दूसरा सवाल ये है कि ये महिला जो भारतीय मूल की हैं, यहां तो हमारे यहां नरेंद्र मोदी सरकार भी नहीं अब इनको आने देगी क्योंकि ये फिलिस्तीनी समर्थक बन गई हैं। दूसरी बात तो सही है, ये तो आपस में सीआईए और हमारे यहाँ के जो भी इंटेलिजेंस सर्विसेज है, खासकर मोसाद का इन छोटी छोटी चीजों पर, चूंकि उसने अपने बंदे यहाँ पाल रखे हैं, वो देखता है। कोई जरूरी नहीं कि मोसाद का बंदा हो, कोई भी हम में से हो सकता है, और ये सारी खबरें डालती है और ऊपर आके ट्वीट पे डालते हैं या ऊपर में खबर बेलते हैं कि इसको आना बना कर दो, क्या चाह रहा नहीं चाह रहा है। जहां तक ये यहूदियों की जो उनका एक कंट्रोल है अमेरिकी सरकार पे, इसका दोनों की तरफ से एक दूसरे के प्रति चाहत है, जरूरत है। क्योंकि अमेरिका का जो इजराइल में एक पूरे मिडिल ईस्ट में, मैं बार बार कहता रहा हूं कि जो एक मिलिट्री बेस है उसको वो नहीं छोड़ेगी। उसी के कारण आज पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में पूरे के पूरे जितने भी तेल के कुएं हैं वगैरह, उस पर कंट्रोल का कारण वह इजराइल का होना जरूरी है, जियोनिस्ट का होना जरूरी है। और जियोनिज्म को, जियोनिस्ट रिजीम को इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रहित से साथ के बना दिया, एक दोनों को मर्ज किया हुआ है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का हिस्सा है जियोनिज्म, और वाइस वर्सा। और इसीलिए ये जो है कोई भी करता है तो कानून बना के कर दिया है कि तुम यहूदियों के खिलाफ कुछ बोलते हो, हालांकि यहूदी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। इजराइल जो जनसंहार उसके खिलाफ बोल रहा है, तुम कहोगे कि यहूदियों के खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल और सही बात ये है। जैसे करके इस चीज को, जी आपके सवाल का जवाब ये है। चलिए, जैसे हमारे यहाँ हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, वैसे ही वहां पर यहूदी और जियोनिस्ट रिजीम अलग अलग हैं, दोनों चीजें। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक तरफ तो स्टीव विटकॉफ ओमान के जरिए ईरान को बाकायदा मसौदा भेज रहे हैं कि भैया अब हम इस पर सहमति कर सकते हैं, 4-5 दौर की बातचीत हो गई। दूसरी तरफ आईएईए वो बड़ा धमाका कर रहा है और कह रहा है नहीं जी, ईरान तो बड़ा बवाल कर देगा, उसके पास तो बहुत सारा यूरेनियम है। हाँ, वो कहते हैं कि 10 एटम बम बना सकता है। चूंकि पिछले कुछ वर्षों से, स्पेशली जब 2015 के बाद से
जब ट्रंप राष्ट्रपति पहले बार बने थे तो उन्होंने जो भी समझौता हुआ था ईरान के साथ उससे बाहर निकल गए थे, और फ्रांस जर्मनी थे लेकिन उसका कोई खास मायने नहीं था, और कुल मिला के था कि 5 से 10% मैक्सिमम, उससे भी कम ही आप उसका संवर्धन कर सकते हैं, यानी प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं, ताकि यदि प्योर ना करेंगे बहुत कम रहेगा तो उसको मतलब उसका फिजन या फ्यूजन करना जो रिएक्टर में होता है वो बड़ा मुश्किल से होगा, हो ही नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ तो मात्रा होनी चाहिए। मान लीजिए बारूद आप रखते हैं, पटाखा बनाते हैं, तो केवल मिट्टी और भूसा है, बारूद है नहीं, तो क्या बड़ाम करेगा। बिल्कुल। वो चीज यहां पे है। इन लोगों ने 60% करना शुरू कर दिया है, जो कि 90% के काफी नजदीक है एटम बम बनाने के लिए। 60% से भी कुछ उतना पावरफुल हिरोशिमा नागासाकी वाला टाइप एग्जैक्ट ना बने, लेकिन बन सकता है। जब 60 हो जाएगा तो 90% भी हो जाएगा। और आइए, ये जो है सो अमेरिका से ज्यादा कूद रहा है, इनफैक्ट इसराइल से भी ज्यादा कूद रहा है, क्योंकि ये सब इसमें घुसे हुए हैं। ये मोसाद और सीआईए सब घुसे हुए हैं और कहते हैं कि 3 ठिकाने तुम्हारे ऐसे जो हमें देखने नहीं दे रहे हो। इसी पे लेके पिछले बार भी इनका जो भी संबंध था टूटा था, और फिर से ये चीजें हो रही है। यदि इनके बात में दम है तब तो मुझे लगता है कि ईरान अब उस थ्रेशोल्ड पर ही नहीं बल्कि क्रॉस कर चुका है बॉम्ब बनाने के, इसीलिए इसराइल इतना हड़बड़ा रहा है और इसीलिए अमेरिका इतना हड़बड़ा रहा है। यदि वास्तव में तुम्हें एटम बॉम्ब से बचना है तो पूरे वर्ल्ड से जितने एटॉमिक बॉम्ब है उनको खत्म करो, केवल एक पर तुम क्यों लगे पड़े हो जी। लेकिन शांति देवता बनने पर उतारू हो चुके ट्रंप क्या अब इस खुलासे के बाद ईरान के साथ संबंध आगे नहीं बढ़ाएंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, या वो समझौता आगे करके अपने आप को शांति देवता साबित कर देंगे? ट्रंप जो है, ये लोग हैं बड़े ही धूर्त थे, अंदर में भली कभी चिल्लाते हो, शोर मचाते हो, डांटते हो, लेकिन सामने बैठ के सामने बोलने में इतने पक्के पकटाए ये लोग राजनीतिज्ञ हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। जेलेंस्की को भी डांटते हैं तो बड़े प्यार से डांटते हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति गए थे, उनको भी बड़े प्यार से डांटा, डांट भी खाया, सब कुछ चल रहा है। तो ये जो है अभी भी कह रहे हैं कि मुझे पूरा उम्मीद है कि 5 राउंड की बातें हुई हैं और ईरान हमारी प्रमुख बातें मान लेगा, क्योंकि स्टीव विटकॉफ ने जो मसौदा दिया है, तकरीबन कुछ इधर से भी ढिलाई आई है, क्या एग्जैक्टली नहीं पता चला है, संभवतः सीक्रेट हो, और उसमें शायद उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल पे ना बातें हो, शायद उसमें जो ड्रोन से ना हो, शायद खास खास जगहों में जो चेक हो ना हो, लेकिन इनको बहुत उम्मीद है और पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि ये तो मतलब समझौता हो ही जाएगा। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एसडीएफ, सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट या फोर्स, जो भी कुछ है, जिसे अभी तक अमेरिका का पिट्ठू माना जाता था, वो तो एर्दोगान के चरणों में पहुंच गया है। पीकेके की हमने बात की हुई है, यानी कुर्दिस्तान का जो वर्कर्स पार्टी है, उन मतलब आर्म्स करवी थे, और पिछले ये दोनों के दोनों जिसकी आपने नाम की, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, और ये दोनों मिलके एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है, और पिछले 30-40 साल से लड़ रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मुख्य चीजें समझना है कि जो चेंज जियो पोलिटिकल सिचुएशन इस मिडिल ईस्ट के सीरिया में हुआ है, जिसमें गिद्ध की नजरें अमेरिका और इजराइल की तो है ही है, अंदर में भी जो अभी नया वाला प्रेसिडेंट बना है, जो मुख्य रूप से एक आतंकी नेता है और उसका संगठन एक आतंकी संगठन है, जो भी ओएसटीएस है, जो भी उसका नाम रखते हैं, और वहां पे बड़ी जबरदस्त नजर है इराक का तो कम है, इराक तो इधर अमेरिका का आ गया, ईरान के भी चलती बोलती कम है। दूसरी तरफ उधर तुर्की कहे, और तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वह है सऊदी अरबिया। ये सब पूरी की पूरी कोशिश है कि हम हड़पे, हालांकि किसी की चलने वाली नहीं है, लेकिन इसमें जो पूरा चीज नजर आ रहा है कि सीरिया अगले आने वाले, हालांकि सबका पैसा आ रहा है, इसमें कतर का भी पैसा आ रहा है, क्योंकि इनके सेना के पास देने के लिए पैसा नहीं है। अमेरिका से आ रहा है, फ्रेंच डेलीगेशन और जर्मन डेलीगेशन, सब बड़े बड़े लोग आ चुके हैं कि हाथ मिला रहे हैं इनसे, इस आतंकी से हाथ मिला रहे हैं, कि इनको लग रहा है कि बहुत बड़ा लड्डू इनके हाथ में आ गया, अमल लड्डू मिल गया है। लेकिन यह बहुत ही खतरनाक होगा और पूरे अरब कंट्रीज के लिए एक बहुत ही बड़ा दहशत पैदा करने वाला एक चीज जिन इन्होंने पैदा किया हुआ है। देखिए आगे क्या होता है। चलिए ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं, टाइम का थोड़ा तकाजा है, और रुक कर लेते हैं भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी का। और यहाँ
सिंगापुर से एक बड़ी खबर आई है जिसने भारत में हलचल मचा दी है, बल्कि पाकिस्तान में तो जश्न सा हो रहा है। वो कह रहे हैं देखो, भारतीय सीडीएस ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हमने पाकिस्तान भारत के जहाज माज गिराए थे, और खड़गे कह रहे हैं कि तुरंत संसद सत्र बुलाया जाए। लेकिन साहब कह रहे हैं अरे जाओ, हम तो चुनावी प्रचार में मजे कर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, हम तो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो घटनाएं एक के बाद एक आ रही है, पहले दो लेडीज ऑफिसर आती हैं, एक कर्नल, एक विंग कमांडर, फिर हमारे मतलब तीनों के हेड आते हैं, और उसमें हमारे एक एयर मार्शल होते हैं। वो बोलते हैं, जब पूछा जाता है भारती कि क्या हमारा कोई जहाज गिरा है, तो जवाब इसका गोल मोल देते हैं कि भाई युद्ध में तो ये नुकसान होते हैं, हमारे सभी पायलट सुरक्षित आ गए। मतलब लगता है कुछ है, हम लोग चुपचाप थे। फिर हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बहुत लंबी मतलब बातें आती, जिसकी हमने बात की थी कल, उसमें हम ना जाए, लेकिन उन्होंने भी एक कहा था ये बात कि युद्ध में ये होता है। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो आर्मी के जनरल हैं, वो जाके, वो भी सिंगापुर में जाते हैं, उनसे किसी ने इंटरव्यू नहीं मांगा, हमारे देश के किसी चैनल में नहीं जाते, सिंगापुर में जाते हैं, ब्लूमबर्ग और जो दूसरे हैं उनसे बात करते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके कितने जहाज मारे गए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दावा किए 6 मारे हैं, तीनों कहा था बिल्कुल गलत है, यानी 6 नहीं मारे गए। और कितने मारे हैं, क्या राफेल मारे गए 2-3? तो इसका जवाब गोलमोल यही देते हैं कि भाई यह महत्वपूर्ण नहीं कि हमारे कितने जहाज मारे गए, महत्वपूर्ण यह है कि क्यों मारे गए, कहां तकनीकी गड़बड़ी हुई है। और पहले दिन के घटना के बाद से 2 दिन में हम लोगों ने इसको, उसको जो भी गलतियां थी उसको सही किया, और चौथे दिन आके किया। यानी कुछ न कुछ जहाज मारे गए, चाहे राफेल हो या मिग-29 हो या सुखोई 30 हो जो हमारे पास है। और इसका करके धीमे धीमे ये लोग खुलासा क्यों दे रहे हैं? एक तो देश के अंदर दबाव आ रहा है, दूसरे हम लोगों का जो भी चैनल है अंतर्राष्ट्रीय जुड़े हुए हैं, तीसरे फ्रांस और चीन का भी कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो धीमे धीमे जनता को बताया जा रहा है, जानते या अनजाने में, कि भाई सही में हमारा कुछ गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया है। और या तो यह मिशन जानबूझ से किया जा रहा हो या अनायास उस दिशा में जा रहा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। कुछ हमारी क्षतियां हुई हैं हवा में, क्षतियां हुई हैं जमीन पे, कुछ हमारे जवान मारे गए, कुछ उधर के मारे गए, हमारे सिविलियन मारे गए, उधर मारे गए, उधर के हमने बहुत सारे उनके बेसिस तबाह किए, हमारे भी शायद 1-2 बर्बाद किए हो, शायद S-400 उसमें हो। लेकिन अब इस चीजों का, जैसे कि उदाहरण जिसने आपने खड़गे या हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब 1999 में जब हमारे राष्ट्रपति वाजपेयी थे, और उस समय जो कारगिल युद्ध, जी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, हाँ, तो उस समय जब हुआ था तो इन्होंने कमेटी बनाई थी, खोज कमेटी, और उसका रिजल्ट आया था 5-6 महीने के बाद, बताया गया था अभी बनाने की जरूरत है। तो अब तुम जो भी कह लो, होने वाला नहीं, होगा वही जो कि आज की ताकत फांसीवादी सत्ता चाहेगी। जी बिल्कुल आपने सही कहा। जांच दे रखी है एनआईए को पहलगाम की, और पहलगाम की जांच अभी तक अधूरी है, पता ही नहीं चल पा रहा है। 8 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी करके एनआईए ने बहुत सारे डिजिटल गैजेट्स को कब्जे में ले लिया है। क्या सिर्फ ये दिखावे की जांच चल रही है, किसी और जांच बढ़ती हुई दिख नहीं रही है? क्या लग रहा है इतना टाइम क्यों बीत गया? पुलवामा का भी आज तक कुछ नहीं पता चल पाया। हो सकता है कुछ सुराग मिला हो, हालांकि इनका कहना है कि मुख्य रूप से जो सीआरपीएफ का जवान, सिंपल जवान नहीं बल्कि एएसआई था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी एक तरह से कहें तो अधिकारी है, ऑफिसर है, या सब ऑफिसर जो भी कह ले, तो उसके आने के बाद से, जो कि इस घटना घटने के कुछ दिन पहले ही वहां से ट्रांसफर पे या पोस्टिंग पे जो भी आया था, दिल्ली में आया था, और हाल फिलहाल में पकड़ा गया चंडीगढ़ के किसी महिला के साथ इसका वो था, उसमें इंफॉर्मेशन दे रहा था। हालांकि जो अमाउंट ये लोग कह रहे हैं 3,500 4,000, वह बेमानी है। कोई यदि वास्तव में गद्दारी करे इतने अमाउंट के लिए नहीं होगा, या हो सकता है मुझे पढ़ने में गलती हुई हो, तो उससे संभवतः इनको कुछ सूत्र मिला है, और दिल्ली के इतने ठिकानों पे ये छापेमारी कर रहे हैं, कुछ अंदाजा भी होगा, कुछ ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, इस बहाने कुछ और भी करेंगे। और उन 4 जो मुख्य रूप से हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता चला, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है हमारे लिए। जी बहुत शुक्रिया सर, वक्त का थोड़ा तकाजा है, माफी चाहूंगा, लेकिन आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अक्रम।